बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के 2 से 3 ऐसे मंसूबे जो कि नून लीग के पुराने दौर में शुरू किए गए थे, इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। उस वक्त के अगर वज़ीर आला पंजाब की बात कर लें तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे। आज उन्हीं की पंजाब में हुकूमत है और वही मनसूबे इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। और मौजूदा हुकूमत इन मनसूबों को या तो बंद करने जा रही या फिर इनको फ़ंड्स फराम नहीं किए जा रहे। सबसे फेवरेट मनसूबा था इनका मेट्रो बस। इस मनसूबे को भी बंद करने के हवाले से फ़ंड्स फराम नहीं किए जा रहे और जो निजी कंपनी है उसने एक बाकायदा तौर पर एक लेटर जारी किया और उसमें उन्होंने कहा जी हम 11 अगस्त से ये मेट्रो बस बंद कर देंगे। ये इंतहाई मुश्किलात का शिकार मनसूबा है जो कि नून लीग के लिए एक फेवरेट मनसूबा था और हर जगह पर इसको कहा जाता था कि लाहौर के अंदर अगर तरक्की है या पंजाब के अंदर तरक्की है तो ये मनसूबा उनका सबसे अच्छा मनसूबा है जिससे लाखों लोग फ़ायदा उठाते हैं। बहरहाल फ़ंड्स नहीं फराम किए जा रहे। इसी तरह डॉल्फिन फोर्स की अगर बात करें तो मुझे ग़ालिबन याद है कि जब ये फोर्स लाई गई थी तो तुर्की की तर्ज के ऊपर कहा गया था कि ये फोर्स लाई जा रही है और क्राइम कम किया जाएगा, इससे शरह कम की जाएगी। और ये भी मनसूबा साल 2016 में साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में शुरू किया गया। नून लीग की हुकूमत थी और बड़ी तारीफ़ की गई थी उस वक्त। और इस मनसूबे के हवाले से भी फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से या तो ये ख़त्म हो जाएगा या फिर शदीद मुश्किलात का इसको भी सामना है। और साथ साथ मैं ये भी बात करूँगा कि करोड़ों रुपए के फ़ंड से ये मनसूबा भी साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में शुरू किया गया था। शोबा सेहत का ये मनसूबा है। हस्पतालों के अंदर, तहसीलों डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों के अंदर बड़े अच्छे किस्म के क्लिनिक्स बनाए गए थे जिसमें हेपेटाइटिस, टीबी और ख़वातीन को अगर कैंसर है तो इस हवाले से ये मर्ज़ देखने के लिए स्पेशल अलग से यूनिट बना दिए गए थे, लेकिन इनको भी मस्मार कर दिया गया। हैरानगी की बात है कि एक हुकूमत और उसी हुकूमत के अंदर उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, मनसूबे इसके अलावा भी हैं। बहरहाल हम इन 3 के ऊपर ही बात करेंगे और मेरे आज के जो पैनलिस्ट हैं मैं तारुफ करवा देता हूँ। सबसे पहले तो एहसन ज़िया साहब सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन है जी, वेलकम कहते हैं जी आपको। और मेरे साथ मौजूद है जनाब सीनियर सहाफ़ी अदरीस शेख साहब, वेलकम कहते हैं जी आपको। और मेरे साथ हाफिज़ दिशान रशीद साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको भी वेलकम कहते हैं। और खालिद अहमद भट्ट साहब जो कि रहनुमा जमात इस्लामी है, वेलकम कहते हैं। सबसे पहले शेख साहब ये 2 मनसूबे के ऊपर, हेल्थ के ऊपर भी बात कर लें, क्या वजह है कि एक ही हुकूमत है। और सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो मेट्रो बस वाला मनसूबा है, क्या वजह है, फ़ंड्स क्यों फराम नहीं किए जा रहे हैं। और फेवरेट मनसूबा है, पैसे ख़त्म हो गए हैं या क्या मामला है? जी सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का टेन्योर देखते हैं, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। इससे पहले PMLQ या तहरीक इंसाफ का एक यहाँ पर जो है इत्तेहाद था, उससे पहले हम जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाती है। तो ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो हुकूमत होती है, चाहे वो वफाक में हो या सूबे में हो, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर देखी जाती है कि इनमें दूररस नताइज वाले ऐसे मनसूबे कतई तौर पर नहीं बनाए जाते जिनका फ़ायदा वाकई आवाम को हो और उनकी लागत कम हो। मतलब बहुत बड़े बड़े अंडरपास, ओवरहेड, ब्रिज बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे क्रॉसिंग नहीं बनाए जाते। चंद करोड़ में होने वाला काम अरबों रुपए में किया जाता है। शायद उसकी वजह से वो कमीशन माफिया या वो ठेकेदारी का काम होता है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब वो बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो वो चाहते हैं कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं जो कि कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट हों, उनकी जे कार हो। और जब वो हुकूमत चली जाती है तो जो नई हुकूमत आती है वो उनकी भी मेंटालिटी यही होती है कि हमारे टिकटॉक के ऊपर वीडियोस वायरल होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे हम सबसे बेहतरीन किस्म के हुक्मरान हमें लगना चाहिए। और इस सिलसिले में वो प्रोजेक्ट्स ही ऐसे बनाते हैं जिनकी ज़ाहरी तौर पर नमूदो-नुमाइश तो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन इसके बारे में ये बात वाज़ेह है कि तकरीबन ये 12% की शरह पर यह कर्ज हासिल किया गया है एग्जिम बैंक अवामी जमहूरिया चीन से। इसके मुकाबले में अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बुलेट ट्रेन देख लेते हैं, उसका कर्ज जापान से हासिल किया गया था और उसकी परसेंटेज 0 से भी कम है। तो इंतहाई महंगे तरीन मुआहदे किए जाते हैं जिनसे ये जो है ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाते हैं। उसके बाद उनकी किस्त भी नहीं होती है, उसका कॉन्सिक्वेंटली बोझ पड़ता है कौमी खजाने पर। अब ये आपने 2-3 बड़े अहम तरीन प्रोजेक्ट्स नहीं तो फिर जो अपोजिशन जमातें ये बात करती हैं कि ये सफ़ेद हाथी है, इस तरह के मनसूबे नहीं होने चाहिए, तो फिर उनकी बात दुरुस्त है। ये
मियां साहब, इस अपोजिशन इंतहाई इज्जत और इंतहाई माजरत के साथ वो सिर्फ और सिर्फ वो मुखालफत बराए मुखालफत की जाती है। हम तहरीक इंसाफ के ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट्स सामने ले आते हैं जो कि मौजूदा हुकूमत में बंद किए गए। ऐसे नून लीग की हुकूमत के दर्जनों प्रोजेक्ट सामने लाए जा सकते हैं जो कि तहरीक इंसाफ की पंजाब के दौरे हुकूमत में ख़त्म किए गए। तो ये अगर हम इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, मेट्रो बस अनडाउटेडली एक बड़ा बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट था। अगर हम सिर्फ लाहौर मनसूबे की बात करें, लेकिन शेख साहब नौबत यहाँ पर क्यों पहुंची? यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि ये बात हो रही है जी फंड्स हमें नहीं फराम किए जा रहे, निजी कंपनी लिख रही है, तो ये यहाँ तक नौबत अनफॉर्चुनेटली नहीं आनी चाहिए। ये सब असल में ये प्रॉपर्टी प्रायोरिटीज आ जाती हैं। अगर कौमी खजाने में 10 अरब रुपए इस वक्त मौजूद हों जो कि कंसोलिडेटेड फंड में मौजूद हों, और 10 अरब रुपए में से हमने एक जो प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में ये वाज़े तौर पर हिदायत होती हैं तमाम तर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कि इनको तरजीही तौर पर करना है, तो तमाम तर फंड्स उधर भेज दिए जाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें जो कि पंजाब का तरक्की का मरकज़ है, वहाँ पर रीअप्रोप्रिएशन की दरखास्तें आई होती हैं। अहम तरीन जो प्रोजेक्ट्स हैं अवामी मफाद के, उनके जो डेवलपमेंट फंड्स होते हैं वो जो है दूसरे तरक्याती मनसूबों को मुंतकिल कर दिए जाते हैं, और गैर ज़रूरी अखराजात एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है। नहीं, ये मुआहदा नहीं हुआ होगा कि ये फंड्स हम जी 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 बिल्कुल, ये मुआहदा है, उसके लिए फंड्स भी बजट में अलग से रखे जाते हैं। एक अहम तरीन बात यह है मियां साहब कि जब जो नए माली साल का बजट होता है उसकी तैयारियां अप्रैल मई जून से नहीं शुरू की जाती, ये सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। एक बात नोट कर लें, 8 जून 2023 और 29 जुलाई को मौजूदा साल में ये अदालती हुक्म भी है, और इसमें जो अथॉरिटी है ट्रांजिट अथॉरिटी, उनको हदायत दी गई है कि अपने ज़राए से ईंधन फराहम करें। आप हदायत दी गई थी लेकिन फिर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। बिल्कुल भी नहीं अमल इसीलिए देखिए जिस दिन ये बस बंद हो जाएगी तो उसमें बदनामी किसकी होगी? उसमें बदनामी हुकूमत की होगी, मुस्लिम लीग नून की बदनामी होगी। तो इस सिलसिले में तरजीही बुनियादों पर फंड्स लाने चाहिए थे। एक और बड़ी अहम बात है इसमें मियां साहब, पंजाब में ये एक बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनसे मेरी मुलाकात, उन्होंने ये बताया कि जब भी एक मखसूस सियासी जमात की हुकूमत आती है तो सिर्फ और सिर्फ महंगे तरीन ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट लाए जाते हैं। अभी ये लाहौर से जो रावलपिंडी बस चलनी है, वो ट्रेन चलनी है, उसका आप अखराजात देख लीजिए, वो खरबों रुपए में है। जो एक ग्लास ट्रेन चलनी है पिंडी से मरी तक, वो अरबों रुपए की है। मेट्रो बसेस के प्रोजेक्ट, पर्पल लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, खरबों रुपए के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं देखा जाता कि वो हमारे लिए फीजिबल भी है लॉन्ग टर्म। जी बिल्कुल शेख साहब साथ ही रहिए। एहसन ज़िया साहब, आप क्या कहेंगे? ये 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर नून लीग की बात करें तो यूनी दौरे हुकूमत में बनाए गए थे, शहबाज शरीफ के हवाले से बड़ी तारीफ़ें होती थी, तो अब उनके पास फंड्स नहीं है। और जो अगर ये जो डॉल्फिन फोर्स है इसकी अगर बात करें ऐसे साहब, तो ये इस हवाले से मुझे पता चला है कि इनके मोटरसाइकिल बिल्कुल बसीदा हो चुके हैं, जो एक लिमिट थी उनके चलने की वो ख़त्म हो चुकी है, इनको नए मोटरसाइकिल ही नहीं दिए गए। अब ये भी मुश्किलात का शिकार है। और हेल्थ का मैं आपको बता दिया कि करोड़ों के फंड्स लगाकर वो क्लिनिक्स बनाए थे, बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट। इसी वो उस वक्त भी नून लीग ही हुकूमत में थी और शहबाज शरीफ साहब ज़रिए थे। क्या कहेंगे? देखें, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपने बात की है कि इस वक्त ऑरेंज लाइन ट्रेन है, ये मेट्रो बस है, और दूसरा ये कि डॉल्फिन फोर्स है, इसे अगर मैं कहूँ कि नून लीग की जो गवर्नमेंट है इसके ये ट्रेड मार्क हैं, हॉल मार्क हैं, ये मास्टर पीसेस जिसके ऊपर ये क्लेम करते थे अपोजिशन के सामने कि हमने बहुत बड़ा काम किया, और लाहौर को एक एग्जांपल के तौर पर पेश करते थे। तहरीक इंसाफ ने इनकी मुखालफत की, लेकिन हमने देखा कि पेशावर में उन्होंने भी ये बसें चलाईं, इसी तरह कराची के अंदर भी शुरू हो चुकी, इसको फॉलो किया, लेकिन जिन्होंने शुरू कराई वो बहुत बुरी तरह यहाँ नाकामी की तरफ नज़र आ रही है। ये बेसिकली इन प्रोजेक्ट्स की नाकामी नहीं है, बल्कि ख़ुद पंजाब गवर्नमेंट की नाकामी है, उस गवर्नमेंट की जिसकी वज़ीर आला जो हैं वो क्लेम करती हैं कि पंजाब जो है एक तरक्की की राह पर गामज़न है। उसके वज़रा भी रोज़ अगर आप सुने तो भाषण दिए जाते हैं, लेकिन सूरत हाल क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है, अगर मैं बात करूँ डॉल्फिन फोर्स की, तो आपने बड़ी डिटेल से पहले ही बात कर दी है कि ये टर्की से एक इंस्पायर होकर मियां शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए, ट्रेनिंग भी मुझे वहाँ से शायद याद है कि ट्रेनिंग वहाँ से करवाई और बड़े पॉम्पियन शो के साथ इसको शुरू किया। क्या अब मसला ये है कि जब आप बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करने के बाद इन प्रोजेक्ट्स को कुछ साल चलाते हैं और जब इसको फ्लॉप कर देते हैं, तो सवाल एक बहुत बड़ा ये है कि भाई अवाम का जो पैसा जो है, जो हार्ड एंड मनी है, जो पब्लिक मनी है, जब आपने इन प्रोजेक्ट्स पे लगाया, अगर ये फ्लॉप हो गए कुछ सालों के बाद, तो इसका मतलब है उनका तमाम पैसा बर्बाद आपने कर दिया। किसने फिर इसकी सोच बनाई, किसने इसका मंसूबा बनाया, इसकी वजूहत क्या थी, और फिर ये चले क्यों नहीं? अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये नहीं चल रहे, तो द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर, जिन्होंने इसको शुरू किया, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको कटहरे में लाना चाहिए। अगर मेट्रो बस की बात की तो ज़रा पहले आप देखें कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है। यानी ये तकरीबन इसके 27 स्टेशन है, 27 किलोमीटर का ये टोटल है, और 27 इसके ऑलमोस्ट स्टेशन भी हैं, और इसके 64 बसें यहाँ पर चलती हैं गजुमता से
शाहदरा तक, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 लाख लोग जो हैं, 1,69,000 है, कुछ 2 लाख कहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। अगर मैं कह रहा हूँ तो ये तकरीबन 6 मिलियन पीपल जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट जो है इसको सफ़र को शुरू करते हैं। अच्छा, अब इसको जो भी मसला आया बेसिकली इसको आप ये कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की फेलियर है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे थे किसी कंपनी के साथ तो पहले ये क्यों नहीं देखा गया कि इसकी कितनी सब्सिडी होगी, वो आएगी कहाँ से। दूसरी बात है कि अगर जो ऑपरेटर कहीं भाग जाएगा, ऑपरेटर नहीं कर पाएगा, तो सेकंड ऑप्शन जो है सेकंड ऑपरेटर कौन होगा। आज अगर वो ये बार बार कर रहे हैं तो फिर इसका हल क्या है। फिर ये है कि डीजल जो है, जो यहाँ पेट्रोल जो है इसमें इस्तेमाल हो रहा है, उसका लॉन्ग टर्म उसको कहाँ सेव किया जाएगा। अगर कोई मसला आएगा तो आप उसको कैसे उसको यूटिलाइज़ करेंगे। अब लाहौर की अगर आप ट्रांसपोर्ट मियाँ साहब देखें तो लाहौर के अंदर बहुत बड़ा मेगा सिटी है और आपको पता है कि बिल्कुल यहाँ पर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत कम है। उसमें डेडिकेटेड रोड के ऊपर ये एक मेन आपको मेट्रो नज़र आती है जो कि थोड़ी सी इज्जत भी बचाती है गवर्नमेंट की। अगर चाहे जैसे मेरे साथी भाई ने जिक्र किया कि ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, वो ठीक है, लेकिन अब चलें कॉस्मेटिक हो गए। यहाँ मैं तो इसलिए इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ इन प्रोजेक्ट्स के यहाँ अरबों रुपए जो हैं, खरबों रुपए हैं जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी गाड़ियों पर, उनके अल्ले तल्लों पर, उनकी ऐशो इशरत के ऊपर। यानी एक एक ब्यूरोक्रेट 6-6 कीमती गाड़ियाँ लेके घर में बैठा हुआ है। नहीं, लेकिन ऐसा साहब ठीक है, ये अवाम को कैरी भी तो करे ना। जी, इसको कैरी भी करे ना, ये अवाम के लिए है ना। अब देखें, मैंने आपको बताया कि अगर 6 मिलियन पीपल जो है महीना जो सफ़र करते हैं, अगर ये बंद हो जाती है तो वो जाएंगे कहाँ। क्या अगर आपने इसको बंद करना है तो उसका मकसद क्या है कि आप चाहते हैं कोई एक प्रोजेक्ट बंद करके फिर नया कोई प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक बसों का चलाना चाहते हैं। तो हमेशा दुनिया के अंदर पहली बात यह है कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं उनमें सब्सिडी दी जाती है क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के होते हैं। गवर्नमेंट भी पैसे लगाती है, सब्सिडी भी दी जाती है। इसलिए ये कहना कि इसमें सब्सिडी लग रही है तो ये बड़ा गलत हो रहा है। देखें, कौम का पैसा है, कौम पर अगर लग रहा है, अगर यहाँ हुक्मरानों की याशियों पर लग रहा है तो उसमें तो कोई बात नहीं कर रहा, यहाँ ब्यूरोक्रेट की याशियों पर लग रहा है तो उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। अगर ये पैसा कौम पर लग रहा है, चले थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि यार इसमें करप्शन भी होगी, लेकिन पब्लिक इस पर सवार है ना, और उसका मुतबादिल भी आपने कोई नहीं दिया। शहर के अंदर बेशुमार रूट्स ऐसे हैं जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। दावा करते थे कि लाखों लोग महाना इसके ऊपर सफर करते हैं, तो अब अगर ये बंद हो जाती तो वो फिर किधर जाएंगे। ये ना सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट, और आपको पता है कि लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। से अगर शाहदरा तक जाती है, बंद कर दी गई। अच्छा, यहाँ से बंद कर देंगे। अच्छा, फिर दूसरे रूट्स भी लाहौर के आप देख लें, इस वक्त वहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। कुछ इलेक्ट्रिक बसें, उनकी तादाद देख लें। और मज़े की बात मैं आज बताऊँ, पंजाब गवर्नमेंट जो है बड़ा क्लेम करती है कि जनाब हमने बड़ी ट्रांसपोर्ट दी, और इसमें मियाँ शहबाज साहब की पिछली गवर्नमेंट भी डाल लें तो आपको आगे बड़ी हैरानगी होगी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, अभी आज से 1 साल पीछे मैं चला जाऊं तो पूरे पंजाब में सिर्फ 2 ज़िला ऐसे थे, एक लाहौर, एक और ज़िला पंजाब का गालबन शेखुपुरा, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला करती थी। वरना इससे पहले जितनी भी थी प्राइवेट बसें हुआ करती थी। आपको याद है कि स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ शहरों के बसों पर चढ़े नजर आते थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, उसकी वजह थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन शहरों में थी नहीं। अब इस पंजाब गवर्नमेंट का ये दावा है कि जी हमने दूसरे अजला के अंदर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है शुरू करवाई है, लेकिन आपने दूसरे अजला में तो इलेक्ट्रिक बसें शुरू करवा दी, लेकिन आपने अपने शहर के अंदर जो सबसे बड़ा मेगा सिटी है, 1.5 करोड़ की आबादी और 50 लाख लोग तो यहाँ रोजाना आते हैं, एंटर होते हैं, जाते हैं। ऊपर बड़े सवाल आते, साथ ही रहिएगा, मैं दीगर जो है वो पैनलिस्ट उनको भी शामिल कर लूँ। खालिद अहमद भट्ट साहब, क्या कहेंगे आप? एक बड़ा मनसूबा पंजाब हुकूमत का, बड़ी तारीफें होती रही है, लेकिन अब बंद होने जा रहा है। मेट्रो बस की बात कर रहा हूँ। जी मियाँ साहब मोहतरम, शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका सुन रहा था, मैं बात बहुत खूबसूरत मेरे भाई ने बात की है। यूजुअली ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो इंडिविजुअल्स को पुलिस करने के लिए, खुश करने के लिए मुल्कों की पॉलिसीज बदल जाती हैं, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। यहाँ से पिंडी से फैसलाबाद की ट्रेन इसलिए बंद कर दी रेलगार के वहाँ कोहिस्तान की चौधरी नज़ीर साहब की बसें चलनी है। आपकी माल गाड़ियाँ इसलिए बंद कर दी जाती हैं रेलवे पर के इसलिए कि वहाँ पश्तून हमारे जो बिलोर खानदान था उनके ट्रक चलने थे। तो मैंने ही आपने पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट थी उसको ख़त्म किया, अथॉरिटी थी, बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, पूरे सूबे को वो रसायल की सहूलत देते थे। लाहौर में जब हम आए 82-83 में पढ़ने के लिए, यहाँ वाल्वो बसेज होती थी और इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत बसें थी, 2 पोर्शन थे। आपने तो बहुत बड़ा, उससे पहले डबल डेकर भी थी लाहौर के अंदर, डबल डेकर चलती थी, बड़ी सहूलतें थी। देखे पूरी खुशहाल दुनिया में कभी भी हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट पर गवर्नमेंट्स ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और ना ही उसको कुल्ली तौर पर सबलेट किया। लेकिन यहाँ ऐसा सरमायादाराना दौर आया। ठीक है, माजी के जो स्टेक होल्डर्स थे मुल्कों के, रियासतों के, वो सियासतदान थे, फौजी थे, सिविल ब्यूरोक्रेट्स और जजेस थे,
लेकिन मियाँ साहिबान के आने के बाद एक और तबका इस 5 में से 6 बन गए, वो सरमायादार का था। अब सरमायादार को खुश करने के लिए पॉलिसीज बनती रही, जिसकी वजह से ये एजुकेशन भी बैठ के ये कोलैप्स हो गया है। आप कहते हैं मतलब जो अरस्तु साहब हैं, मोहतरम एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं, खुद कहते हैं कि 2 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, तो जो पंजाब के स्कूल है वो सारे हमने आउटसोर्स कर दिए। ये क्या बात है? यही हाल हमारी ट्रांसपोर्ट का है, यही हाल हमारी हेल्थ का है। तो जब बंदे ने अच्छा नजर आने के लिए कॉस्मेटिक्स अरेंजमेंट्स करने हैं, लेकिन अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी, तो फिर इस तरह के शॉर्ट टर्म मंसूबे बनते हैं, फिर दिखावे के कागजी मंसूबे बनते हैं, फिर इश्तेहारात पर ज्यादा रकूम सर्फ हो जाती हैं और मंसूबों पर कम होती हैं। ऐसे ऐसे भी हमने देखा है कि 50,000 की गली होती थी और 50,000 की तख्ती लग जाती थी। तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ा अलमिया है, सितम है। हमारा रुख खामखा मीडिया के दोस्त हों या दीगर इदारे कर देते हैं, सियासतदान भी यकीनन जिम्मेदार हैं, लेकिन इलेक्टेबल्स की तादाद 1200 से ज्यादा नहीं है। जजेस जो हैं वो भी गिनती के हैं और जर्नैल भी गिनती के हैं। मैं समझता हूं कि ये सारा पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जो रिलेटेड इश्यूज है वो सारे सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ हैं, और सिविल ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा करप्ट इस मुल्क का कोई महकमा नहीं है। सारा इख्तियार इनके पास है। मैं कभी कभी देखता हूँ और सर पीट के रह जाता हूँ, तो खुशहाल और डेवलप्ड कंट्रीज के वज़ीर आज़म और सदूर का वो प्रोटोकॉल नहीं है जो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर का प्रोटोकॉल। कितनी सितम शरीफी, अब तो सब्र तो करें। 17वें स्केल के उस्ताद के पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, फिर दोबारा वापस हाजिर होते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एहसन ज़िया साहब, आप बात कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? जी, मैं बात कर रहा था डॉल्फिन फोर्स की। एक तो ये हुआ है कि जो असल बात है पुलिसिंग के लिए बेहतर करने के लिए, वो ये था कि बैक टू द आप समझे बेसिक ये है कि थाना जो है उसको ताकतवर किया जाता, वहाँ सारी इन्वेस्टमेंट की जाती, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट उसकी तरफ ध्यान होता। हुआ ये है कि यहाँ थाने की बजाय नित नई फोर्सेस बनाई गई, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी करप्शन है। कभी वर्दी एक का रंग, फिर दोबारा वर्दी का रंग बदल दिया गया। वर्दियों के अंदर अरबों रुपए की करप्शन है, खरबों रुपए का पंजाब पुलिस का बजट है। लेकिन मज़े की बात यह है कि तमाम फोर्सेस बनने के बावजूद इनका बुनियादी मकसद इंसान का या शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आला पंजाब जब बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बैठती हैं तो वहाँ वो CCD का जो क्रेडिट लेती हैं और कहती है देखें हमने CCD बनाई और क्राइम और जराइम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितनी फोर्सेस बनी थी, पंजाब पुलिस जितनी बनी थी और पूरे पंजाब के अंदर जितनी भी आपकी पुलिस खड़ी है इस वक्त तकरीबन 2 लाख के करीब जो फोर्स है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। असल तो CCD ने काम किया। तो फिर व्हाट यूज़ ऑफ दैट कि यार ये जितनी आपने फोर्सेस बना दी। अच्छा, एक तो आपने पहले गलत बनाई, महंगी तरीन फोर्सेस बनाई पाकिस्तान का। लेकिन CCD के ऊपर तो कोई पैसा नहीं ना लगा। अच्छा, CCD के ऊपर भी बहुत पैसा लगा, जब आपने उसकी एस्टेब्लिशमेंट बनाई है तो उसके ऊपर भी पैसा लगा, लेकिन ये खैर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पैसा है जिसको पहले से यूटिलाइज़ किया गया। अब जाहिर बात है कि अब ये फोर्सेस ख़त्म करके, अब ये नहीं कि ये ख़त्म कर दी जाएंगी, नई बनाई जाएंगी। अब बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का मसला क्या है, पाकिस्तान की आवाम या लाहौर के शहरियों का मसला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि वो उसको क्या कहते हैं, उसको फूड देगी, उसको सिक्योरिटी देगी, उसको एजुकेशन देगी, उसको हेल्थ देगी। लेकिन मसला यहाँ पर क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपका जो शहरी है उसको ख़रीदनी पड़ रही है। हेल्थ वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है और वहाँ पर उसको असल हेल्थ मिलती है। पब्लिक सेक्टर में जो हेल्थ का सिस्टम है वो खुदा की पनाह के, जिस तरह के अस्पतालों में जिस तरह लोगों को रोला जाता है सरकारी अस्पतालों, और ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वो सबके सामने है। और दूसरी बात है कि पूरे पंजाब में ये पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम भी इस हद तक है कि अगर DG खान में कोई बंदा बीमार होता है तो वो कहते हैं जी इन्होंने लाहौर ले जाओ, छोटे से मसले के ऊपर भी। तो ये सारे DG खान में इलाज इनको नहीं मिलता, किसी को बावलपुर में इलाज नहीं मिलता, वो सारे लाहौर में आके पहुँचे होते हैं। एक तो ये हेल्थ का ओवरऑल पब्लिक सेक्टर का सिस्टम आपको बता रहा हूँ। दूसरा आपकी अगर आ जाती है सिक्योरिटी के अंदर डॉल्फिन फोर्स, ये सारी फोर्सेज, रंग बिरंगी फोर्सेज, एलीट फोर्सेज, इसके ऊपर अरबों खरबों रुपए हर साल लगते हैं। लेकिन क्या है कि आपका आज भी ताजर, आपका दुकानदार, उसको कहा जाता है कि अपना सिक्योरिटी गार्ड रखो, कैमरे अपने खुद लगाओ, अपनी सिक्योरिटी के जिम्मेदार तुम खुद हो। शहरी जो है यहाँ रोडों पर जो है लूटे जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप एजुकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन के अंदर पब्लिक हेल्थ यानी पब्लिक सेक्टर के जितने स्कूल कॉलेजेस थे,
हमसे पहले जो नस्ल आई थी वो चंद सौ रुपये में सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ी और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और पूरी दुनिया में गए। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेज स्कूल्स हैं वहाँ अरबों रुपए आपको और लाखों रुपए की फीसें जो आपको हर साल देनी पड़ती हैं। तो जो पंजाब वो तो महंगाई इतनी है कि दाखले कम हो चुके अच्छा हैं। दाखले अच्छा वो मिलते भी नहीं ना, और अगर मिल भी जाए तो बंदे अफोर्ड नहीं करें। नहीं, आप तो सीटें खाली है साहब, उसकी वजह ये है कि महंगाई बहुत है ना, फी के पैसे नहीं है, फी के पैसे नहीं है। इवन सरकारी सेक्टर में 3 करोड़ बच्चा आपका बाहर ठीक है। बैठा हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर अब ये जो आप मेरी आज आने से पहले एसपी साहब से बात हुई, जो मुतलका हैं बिलाल साहब, जी जी, तो उन्होंने बताया कि हमने बिल्कुल इसको अभी ख़त्म नहीं, मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिले। मैं उनकी जो उन्होंने मुझे बताया मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी हम अभी तक भी ऑपरेशनल है, लेकिन डेफिनेटली वो उस तरह ऑपरेशनल नहीं है जिस तरह की मुश्किलात है, तो फिर बंद तो हो जाएगा ना जब हाँ जी, नहीं बिल्कुल हो मोटरसाइकिल जाएगा। नहीं मिलेंगी, जब कोई इनको नहीं मिलेगा। सारी 4.5 लाख तो चल गई, इनकी तो इनकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप ये कैसे फिर डॉल्फिन देखें वैसे तो पंजाब पुलिस की भी कैपेसिटी नहीं है। देखें पूरी दुनिया के अंदर कहते हैं पुलिसिंग इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन की सूरत हाल है कि जितने पैसे वो तो आपको फिर दिए जाते हैं, इसी तरह थाना कल्चर बदलने के दावे तो फिर बड़े हुए हैं। थाने की जो गाड़ियां उनमें भी पेट्रोल नहीं है, तो ये तो फिर ठीक बहुत है जी। महंगी है जी। हमें ज्वाइन किया जी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाफिज ज़िशान रशीद साहब बिलाखिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज साहब 2-3 मनसूबे हैं और उसमें से एक सरफहरिस्त मनसूबा मेट्रो बस का है, और इतना फेवरेट मनसूबा है हुकूमत का कि आपने देखते देखते आपने भी उसको बनाया है, तो लेकिन इधर लाहौर में तो बंद होने जा रहा है, क्या कहेंगे? हाफिज ज़िशान रशीद साहब साथ हैं? ठीक है शेख साहब, कोई इन्फॉर्मेशन आप मज़ीद हमें देंगे? जी बिल्कुल मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया। उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम बजट की बात कर रहे थे, तो बजट हसन साहब ने कहा कि बजट का इशू नहीं है, आप कह रहे हैं कि बजट नहीं है, पैसे नहीं है। मियाँ साहब गुजारिश उसमें ये है कि बजट में हर एक जो अखराजात होते हैं पंजाब हुकूमत के, उनके लिए अलग से फ़ंड्स रखे जाते हैं, और इस सिलसिले में भी रवा माली साल का बजट अप्रूव हो चुका पंजाब असम्बली से। उस के जो मुतलका जो हेड है उसमें पैसे भी आने तो चाहिए, लेकिन ये जो रीअप्रोप्रिएशन की जाती है, फंड्स जो होते हैं दीगर प्रियोरिटाइज्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, उसकी वजह से आमतौर पर मसाले होते हैं। सीसीडी की अभी बात हो रही थी, तो सीसीडी के बारे में हम देखते हैं पंजाब असम्बली में जो बजट पेश किया गया था जून में, उसमें गुज़िश्ता माली साल का ये देखा गया 566 अरब रुपये 566 बिलियन रुपीज़, उसका सप्लीमेंट्री बजट जो है वो पेश किया गया। उसको भी एंडोर्स करेंगे, हाफिज ज़िशान रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इन तमाम तर मामला को देखते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि 80 करोड़ से ज़्यादा, टू बी एग्जैक्ट इट वॉज जो सीसीडी को दिया गया 87 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई थी गुज़िश्ता माली साल में, जब सीसीडी का कैम अमल में लाया गया। और इसमें एक बड़ी एक दिलचस्प बात भी थी, ये तमाम तर सप्लीमेंट्री जो डिटेल्स थी उनमें, कि 18 करोड़ 12 लाख रुपए का सीसीडी ने ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान को खाना खिलाया। इस हेड के तहत ये 18 करोड़ 12 लाख रुपए मंजूर किए गए कि सीसीडी ने जिन मुल्ज़मान को पकड़ा उनको खाना भी खिलाया, और जिसकी रकम थी 18 करोड़ 12। जी, लेकिन वो शायद खाना खिलाते ही नहीं है, वो उससे पहले शायद किसी और मामले की नौबत आ जाती थी। तो अभी एक डीजी खान की भी बात हो रही थी, लाहौर के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, और शायद वो किसी हद तक कोई ना कोई ठीक ही कह रहा हो कि लाहौर पर सारे फंड्स लगा दिए जाते हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब का दौर भी हमने देखा, आपने भी देखा, सबने देखा। 2018 में उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया गया था, तो उसके बाद ये पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठ के सेक्रेटरी या चेयरमैन पीएनडी के ऑफिस में बैठ के ये रोजाना की बुनियाद पर आता था कि डीजी खान की फलां स्कीम के लिए फंड्स अप्रूव कर दें। लाहौर के ऊपर नहीं उतने फंड्स लगते थे जितने डीजी खान पर लगते थे। इसी तरह से बिल्कुल उतना हुआ, अब चाहे वो नजर आता हो या ना आता हो। चौधरी परवेज लाई साहब थोड़े अरसे के लिए भी चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे, तो उनके दौर में भी रिकॉर्ड जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर की गई थी गुजरात के लिए। तो हुक्मरान जो हैं वो अपने आबाई ज़िले को ज़्यादा से ज़्यादा वो नवाजते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके जहन में वो पोलिटिकल तमाम सेटअप होगा। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने वान इकबाल में वो इजलास बुलाया था, बजट भी वहाँ पर मंजूर हुआ, तो गुजरात की स्कीमें रह गई थी। फिर परवेज लाई साहब जब आए उन्होंने कहा बजट मंजूर हो चुका, लेकिन हम सप्लीमेंट्री तौर पर लेंगे। और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इस सिलसिले में बड़ी क्रेडिबल, एक मेरे दोस्त ने बताया, उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया था कि बस करिए, हमारे पास फंड्स खत्म हो गए हैं, आप इतने ज़्यादा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अपने उसके लिए लेकर आए। लाहौर के ऊपर बहुत ज़्यादा तरजीहात हैं, खरबों रुपए लाहौर पर लगाए जाते हैं। तो ये तरक्की का सफ़र पूरे सूबे के लिए यकसा तौर पर होना चाहिए। लाहौर के नहीं, आप सब समझते हैं कि यकसा तौर पर नहीं है?
नहीं, यकसा तौर पर नहीं है। 200 अरब से जायद का सिर्फ लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। अगर हम गुज़िश्ता माली साल से देखें, मेरे जहन में 300 बन जाएंगे तो फिर यकसा होगा। जी बिल्कुल, मेरे जहन में 300 अरब से जायद का फिगर है, लेकिन 200 अरब से जायद का तो मैं कंफर्म हूं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है इस सिलसिले में जो पूरे लाहौर में बैनर लगाए गए थे। आप इंतजामी यूनिट्स की बात करें मियां साहब, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब तहरीक इंसाफ के दौर में हमने देखा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना, जितने ये यहाँ पर सेक्रेटेरिएट मौजूद है लाहौर में, सेक्रेटेरिएट एक डम्मी है। जी बिल्कुल ऐसे ही सारे हकामात आर्डर, जी बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर के जो सेक्रेटरी हैं उनको इजाफी चार्ज वहां का दिया वो हुआ तो एक डबल, आप ये समझ लें कि अखराजात उसमें इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, उसमें किया जा रहा है। भावलपुर में एक बंदा है, उसका एक केस है, उसका केस है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, जो उसकी एक अपील है चीफ सेक्रेटरी पंजाब के पास लगी है। मियां साहब, अगर वो अपने वकील के साथ भावलपुर से लाहौर आएगा, उसको 30 से 40 हज़ार रुपए चाहिए। अगर उसको 2 दिन यहां पर स्टे करना पड़ा, उसका 70 से 80 हज़ार रुपए लाहौर में लगेंगे। इसकी बजाय अगर वो भावलपुर में ही उसको मुतलका अफसर वहां पर मिल जाए, उसकी सूरत मिल जाए, डीजी खान में एक बंदे को, चले ज्यादा हम दूर नहीं जाते, डीजी खान से उसको मुल्तान आना पड़ जाए या अटक से बंदे को लाहौर आना पड़ जाए, तो जितने ज्यादा इंतजामी यूनिट्स होंगे ये लोगों की भलाई के लिए बेहतर होगा। और ये जो तनकीद की जाती है कि लाहौर पर सारे फंड लगे, डीजी खान के ऊपर सारे लगे, गुजरात पर लगे, जब इंतजामी यूनिट्स होंगे, उनकी अपनी आमदन होगी, वफाक के साथ उनका पीएसडीपी तय होगा, उनका एनएफसी शेयर होगा, वो उनके अपने इंतजामी यूनिट्स पर लगे। तो ये इंतजामी यूनिट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे लोगों नहीं, अखराजात भी तो फिर बढ़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल अखराजात। मियां साहब देखिए, यही तो तरजीहात हैं, इसी के ऊपर तो काम करने की जरूरत है। आप देखिए कि आपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आपने वहां पर लगाया जनूबी पंजाब में, ऐसे ही आप एक लगा दीजिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब का सेक्रेटरी आप एक रख लीजिए। उनको आप कुछ ना कुछ हद तक तो आपको खुद मुख्तारी इख्तियारात देने पड़ेंगे। आप वहां पर, अब यहां पर आपने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर भी तो अभी बनाए ना इस के बगैर, क्या उससे अखराजात में इजाफा, करोड़ों में का उसमें इजाफा होगा? तो महाना करोड़ों रुपए का बजट का इजाफा होगा। वो तो हो गया, लेकिन वहां पर जाकर आप ये देखिए क्या हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मौजूद नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मौजूद नहीं है, डीसी मौजूद है। वहां पर तमाम के रेवेन्यू मामला वहां के डीसीज देखते हैं, डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में कमिश्नर्स बैठते हैं, वो देखते हैं। तो ये सारी मशीनरी तो मौजूद है, उनको छोटे जो यूनिट बनाते, कोई भी अखराजात में इजाफा नहीं होगा। खालिद भट्ट साहब, आपसे सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी हो या सियासतदान हो, अगर सियासतदानों की बात करें तो एक सियासी जमात अगर प्रोजेक्ट शुरू करती है तो दूसरी सियासी जमात उसको जो है वो ख़त्म कर देती है। ऐसे ब्यूरोक्रेसी अगर तब्दील होती है, एक सेक्रेटरी हेल्थ या सेक्रेटरी एजुकेशन या कोई और सेक्रेटरी, उसकी कुछ और पॉलिसी होती है और दूसरा जो आता है उसका कुछ और फैसला होता है। तो ये क्या वजह है? ना सियासतदान अपनी पॉलिसियाँ जो है वो दूसरे की तस्लीम करते हैं और ना ब्यूरोक्रेसी, खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। जाकला मियाँ साहब, एक तो सच्ची बात है, दिली तौर पर खुशी ये हुई है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अलावा पढ़े लिखे लोग बिठाए हुए हैं। मैं पास होता तो मैं इनका माथा चूमता। डाटा बेस वो बड़ी अदाद शुमार के साथ बड़ी नपी तुली और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा, ये तसलसल का जो कंसिस्टेंसी का अलमिया है, ये जेलसी भी हो सकती है, ये मादी मुफादात भी हैं। मनसूबा मंजूर हुआ तो जिसने उसकी एलोकेशन की उसने उसमें अपना हिस्सा कमीशन का ले लिया। अब इसी दौरान गवर्नमेंट बदल गई तो नया आने वाला कहता है मैं क्या लूं, तो लिहाजा वो उसको वहीं छोड़ देता है और नया शुरू कर लेता है। तसलसल का ना होना जितना माशी तौर पर कंगाल इसने इस मुल्क को किया है, वो पहले से बना हुआ ढा देते हैं और नया बनाने की ना नीयत होती है ना सलाहियत होती है, और नया बनाने से पहले खुद ठह जाते हैं। और मैं समझता हूँ अगर जिम्मेदारी के साथ जो इन्होंने हल्फ दिया, ब्यूरोक्रेट्स अगर ईमानदार हो जाए, गवर्नमेंटें आती जाती रहे, ये तो मौजूद है ना, ये इनकी जिम्मेदारी है। दस्तूरी एतबार से ब्यूरोक्रेट की जिम्मेदारी है। मियाँ साहब, काउंसलर से लेके वजीर आजम पाकिस्तान तक किसी फाइनेंस बिल का कोई सियासी कारकुन सिग्नेटरी नहीं है। यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी से लेकर फेडरल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी तक सारे सिग्नेटरी, खजाने की चाबियां इनके पास है, सारा रिकॉर्ड इनके पास है। अगर ये बंदे के पुत्र बन जाए, किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है 1 रुपया खा जाए। अब मुसीबत ये है कि ये 1 गंद का रुपया इलेक्टेबल के बूथे में देते हैं और 99 ये खुद खा जाते हैं। अच्छा, उस 1 रुपया जो सियासतदान ने खाया उसका इनको पता है, लेकिन जो 99 इन्होंने खाया है उसका इस बदबख्त सियासतदान को कोई नहीं पता। और मैं बिल्कुल इस पर यकसू हूं। बदनसीबी उसका अगला जो दायरा है वो ये है कि नून लीग जब भी इक़्तिदार में आई है, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एम्पावर्ड किया है। पीपल पार्टी ने अपने कारकुन को भी बाइख्तियार रखा है, इवन देन पीटीआई ने भी अपने कारकुन को बाइख्तियार रखा है। लेकिन जो इनकी हिर्स और हवस और तमा इख्तियार का, मुस्लिम लीग नून का ये माजी का भी वतीरा है,
कि इन्होंने कभी भी अपने कारकुन को भी एम्पावर नहीं किया। नहीं, लेकिन भट्ट साहब आप अपनी सियासी जमात की बात नहीं कर रहे, आपने भी अपने कारकुन को कोई मोटिवेट किया है, बाख्तियार रखा है कि नहीं? नहीं, देखिए हम तो गवर्नमेंट में नहीं है ना, हमारे तो अपने वसाइल है, थोड़े हैं या ज्यादा है, हमारे पास तो उस तरह को पब्लिक का तो मनसब नहीं है ना जिसकी वजह से हम उस तरह लायबल हों या जवाबदेह हों। हम तो ज़ाहिर इंटरनल हमारा निज़ाम है, हम तो उस सतह पर मौजूद नहीं है। जो जितना बाख्तियार होगा वो उतना जवाबदेह होगा। इस वक्त जो गवर्नमेंट है, इस वजह से हम उसको मतऊन करार दे रहे हैं कि ये ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पर इन्हिसार करते हैं, मिलजुल के ये खाते हैं, एक दूसरे को ताकत फराहम करते हैं। मुझे ये बताया मियाँ साहब ने जरदारी साहब को सालों अंदर रखा, 1 रुपए की उगराई हुई। जरदारी साहब ने मियाँ साहब को अंदर रखा, हुई। खान साहब ने आके दोनों को रखा, मुशर्रफ साहब ने कहा इनके पेट फाड़ के निकालेंगे, मुझे बताएं, 1 रुपए की उगराई हुई। तो ये ब्यूरोक्रेट जिन्होंने मिल के ये सारा खाया हुआ है, वो आपको वो सारा डाटा देंगे, वो रिकॉर्ड देंगे जिनके उनके अपने हाथ आलूदा होंगे, जिस गंद में वो नाक खुद डूबे हुए होंगे, वो ये नहीं होगा। ये बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। ये पैचेस से सीधा होने वाला नहीं है, ये ढा के बनाने वाला निजाम है। बिल्कुल हम ठीक है। इसीलिए हाफिज नईम रहमान क्यों कहता निजाम बदल दो। अब जाहिर है ना खादा लोगों तो अब को तो निजाम समझ ना आए। बदलने तो लगा है, बाज़गश्त तो जारी है कि इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएंगे। देखिए मैं कहता हूँ कि जो भी इस मुल्क की भलाई के लिए ये सारी रौनकें, सारी बहारें, सारी मौजें इस मुल्क के साथ वाबस्ता है, अल्लाह ताला इसको इस्तेकाम दे। इसके साथ हमारी सारी आजादियां वाबस्ता है। इस मुल्क की भलाई के लिए जो अल्लाह भी जो बेहतर करे जी, करेगा, बेहतर हम उसके करे, साथ हैं बिल्कुल इंशाअल्लाह, बिल्कुल हम ठीक उसके है। साथ। एहसन ज़िया साहब, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप काफ़ी लिखते हैं और प्रोग्राम भी करते हैं, ये क्या इंतज़ामी यूनिट्स का मामला क्या है? ये वाकई ऐसी कोई बात होगी या बस ये ऐसी एक स्टेटमेंट आ गई है? देखिए यहाँ जो निज़ाम है हमारा पार्लिमानी निज़ाम है, इसे कायम रहना चाहिए। बात ये है कि जो इंतज़ामी यूनिट्स की बात की गई है, एक बात तो हकीकत है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो तबाह हो चुका है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, और मेरा ख्याल है इट्स ओपन सीक्रेट, ये कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी द पीपल हु एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, उसमें सियासतदान हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें जजेस हैं, इस सब का मैं समझे कि ऊपर आपके जो अशराफिया बैठी हुई है, हुक्मरान अशराफिया, ये इनके जितने भी आपके वसाइल के सोते हैं इनकी तरफ जो है जा रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है वो अशराफिया के लिए तो वाकई पाकिस्तान है, लेकिन एक आम आदमी के लिए कब्रिस्तान बनता चला जा रहा है, और ये हकायक है जिसकी वजह से इंतजामी यूनिट की बात हो रही है। अच्छा, इंतजामी यूनिट्स और सूबों में फ़र्क है कोई? ये पहली तो बात है कि करें। यहाँ इंतजामी यूनिट्स की बात उस तरह नहीं हो रही, ज़्यादा सूबों पे फोकस किया जा रहा है। और सूबों का मतलब है ये पाकिस्तान की मजीद सूबे 25-30 बनाते हैं, ये पाकिस्तान की मजीद तबाही है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो पब्लिक बजट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपके वज़ीर आला, आपके चीफ सेक्रेटरी, आपके IG पंजाब, वो ब्यूरोक्रेसी, मौज जफरे मौज जो है आपकी मौजूद है, उस पर लग जाता है। जब आप 28 यूनिट बना दें तो फिर आप ये समझ लें 28 वज़ीर आला, 28 IG, 28 चीफ सेक्रेटरी, 28 फिर कैबिनेट, और फिर उनका प्रोटोकॉल सारा, फिर उनका प्रोटोकॉल, फिर उसके साथ उतनी अदलिया आपके अंदर चली जाएगी, तो ये आपका जो ह्यूज बजट है वो कहीं से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो सारा का सारा उन पर चला जाएगा। और फिर क्या होगा कि मोहसिन नकवी साहब ने जैसे जहाँ पे जाके ये गुफ्तगू की, आपको पता है कि वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक भी कोई शख्स ऐसा नहीं था कि जो आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव हो। वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की पाकिस्तान के अशराफिया के लोग थे। शायद उनको ये बताया जा रहा था कि अगर जब नए सूबे बनेंगे तो उनको भी उसमें इंडक्ट किया जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान का मसला ये नहीं है। पाकिस्तान का देखिए, एक रिक्शा ड्राइवर ने मुझे ये मसला समझा दिया था कि एक आम पाकिस्तान का जो एक आम पाकिस्तानी है उसका मसला क्या है। मैंने उससे पूछा क्या मसला, उसने कहा जी हमारा सिर्फ ना हमारी तरफ से जरा मर्जी हुक्मरान आए जी, जो मर्जी आए, हमारा जो है मसला ये है कि मेरा बच्चा जब बीमार हो तो अस्पताल जाए तो उसे इज्जत के साथ सही इलाज मिल जाए, सस्ता इलाज। अगर उसको एजुकेशन की ज़रूरत है तो उसे तालीम मिल जाए। अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती करे तो थाने में जाऊँ तो मुझे गालियाँ ना दी जाएँ, मेरे साथ ज़िल्लत अमेज़ रवैया अख्तियार ना करें। ये कहता है हमारा मसला है। अच्छा, अब मसला ये है कि अभी मेरे साथी भाई ने भी कहा, मैंने भी कहा, बात यह है कि ऐसा क्यों है कि अगर DG खान में कोई बंदा बीमार होता है वो क्यों आता है लाहौर? ऐसा मसला क्यों है कि उसकी एजुकेशन वहाँ नहीं मिलती, बच्चे पढ़ने यहाँ क्यों आते हैं? यानी इतनी दूर से सफ़र करके क्यों पहुँचते हैं? ये उनके वहाँ पे उन्हें क्यों नहीं मिलती? ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, इसके लिए नए सूबों की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरत है? इसके लिए ऑलरेडी मौजूद है। आपके यहाँ मुशर्रफ साहब के दौर में एडमिनिस्ट्रेशन भी बने थी, मेयर्स का भी सिलसिला है, आप वहाँ पर बना दें, उनको इख्तियारात ज़्यादा दे दें। लेकिन आपका ये जो सिस्टम है आपकी का पार्लिमानी निज़ाम है, क्योंकि लेकिन ऐसा एक आपसे सवाल है कि इस वक्त
डिप्टी कमिश्नर्स तकरीबन हर जिले में लगा होता है। अब डिप्टी कमिश्नर्स के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी महकमे की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके। आप सारे सेक्रेटरीज तो लाहौर में बैठते हैं। मैंने ये कहा कि आप से डिवॉल्व करें ना पावर्स को, दें उनको। मतलब मैं तो इस बात पे कहता हूं कि थानेदार को अगर अपने थाने के लिए पैसे लगाने हैं तो उसके पास इख्तियार होना चाहिए। वो आईजी के पास क्यों हो, वो डीआईजी के पास क्यों हो, वो खुद मौके पर क्यों नहीं फैसला कर सकता। ये बात है कि आपने इख्तियारात को निचली सतह पर लेके जाना है। उसके लिए नए सूबों की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपने इंतजामी जो सूरत हाल है उसको थोड़ा बेहतर करना है। आप देखें, अगर आप 25 सूबे बना देते हैं तो 25 पार्लियामेंट्स बनेंगी वहां पर। आज आपको पता है नहीं, वो छोटी छोटी पार्लियामेंट होगी ना। फर्ज करें मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ जी कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है, बड़े बड़े जो बंगले हैं, सीपीओ का जो दफ्तर है, तो उनको इस्तेमाल करें। मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा जिसने जुल्म किया है, जो इस वक्त लूट मार कर रही है, सियासतदान भी नहीं है, कोई और भी नहीं है, वो इस मुल्क की बैड क्रेसी है, जिसे आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। आप देखें तो सही ना, एनसीसीआईए का नोटिस आ जाएगा। अच्छा, वो आता रहे जी। बात यह है कि अब हम जो है कि अवाम की जो बात भी ना करें, पाकिस्तान की बात भी ना करें, हमें कोई खौफ नहीं है कहीं से नोटिस आता आ जाए, हम उसको फेस करेंगे। बात यहाँ पर सूरत हाल है कि ठीक है, इस हद तक आवाज़ दबा दी गई है कि आम इशूज़ के ऊपर भी आप बात नहीं कर सकते। आप पाकिस्तानी रियासत को किस तरफ लेके जा रहे हैं, आप इस शहर को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब आपने ये, मैं अपने कमिंग टू द पॉइंट फिर आ जाता हूँ कि अभी आपने ये फोर्सेस बना दिया, आपने अरबों खरबों रुपए इन पर ज़ाया किए हैं। अब इसको बंद करके, यानी इसका मतलब है वो सारा कौम का पैसा ज़ाया किया आपने। अगर यहाँ है ओवरहॉलिंग करें, थोड़े पैसे लगा के उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। अगर आपको इससे मसला है तो आप पहले सिर्फ ये नहीं, लेकिन ये फॉल्ट उस ब्यूरोक्रेसी को आप देंगे, जब सियासी जमातों को देंगे, हुकूमत को देंगे। इस माह में सारे नंगे ऊपर हमारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं कमीशन खाने के लिए। लेकिन सर, किसी भी प्रोजेक्ट को दूरस्थ जब तक नहीं देखा जाएगा, कोई भी प्रोजेक्ट जब तक उस वक्त नहीं शुरू किया जाएगा कि आइंदा 10, 20, 30 साल के बाद लॉन्ग टर्म होगा ना। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, ऐसे मसाइल होते हैं, ये लॉन्ग टर्म आपको करना चाहिए था। अच्छा, अब आपने ये फोर्सेस बना दी हैं, आपने अगर इस फोर्स को बंद करना है तो सबसे पहले देखें इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, इसने कितने क्रिमिनल पकड़े, इसने क्या जिस मकसद के लिए बनाई गई थी इसे पूरा किया, नहीं किया तो फिर इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए कुछ करें। अच्छा, एक आप इसको बंद कर देंगे, फिर एलीट भी मौजूद है, फिर आपकी और भी इस तरह की फोर्सेस हैं। माजी में नहीं, आप आपने कई फोर्सेस नई भी तो बनाई है ना। अच्छा, उसे नई से नई बनाते जाएंगे तो इसका मतलब है उनका पीरा फोर्स आ गई। इसके अलावा मैंने ये कहा कि अगर डॉल्फिन खत्म हो गई है तो पीरा का मुस्तकबिल क्या है? अगर यही सलूक फिर इनके साथ नहीं, वही मेरा सवाल है ना कि तसलसल पॉलिसियों में कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज होनी चाहिए। देखें, एक प्रोजेक्ट बना था परवेज इलाही साहब के दौर में, डबल उसको वैसे किसी आज अगर चल रहा है तो इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी चल रही है। नई गवर्नमेंट उसको वो भी फंड्स की कटौती का शिकार हुआ था, उसको भी फंड्स नहीं थे मिले जब हुकूमत तब्दील हुई थी। जी, मैंने वही कहा ना, अब चल रहा है ना इसी तरह ये फोर्सेस। जब आप लेकिन आप वो एडजस्ट हो गया था, इस प्रोजेक्ट्स को जो शुरू करते हैं उसको आप अवाम की फलाह के लिए अगर शुरू किया तो फिर उसके मुताबिक उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें और फिर उसको या तो आप करें, ख़त्म करें ये सारी फोर्सेस, सिर्फ पंजाब पुलिस रखें और थाने की परफॉर्मेंस को बेहतर करें। ये रंग बिरंगी फोर्सेस फिर सारी बंद करें ना, कोई एक क्यों बंद करें? ये सब उसमें मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा। ये जो डॉल्फिन की बात हो रही है, तो डॉल्फिन से पहले एक मुजाहिद फोर्स हुआ करती थी, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से वो सारा काम करते थे। तो जब ये डॉल्फिन फोर्स का क्या अमल में लाया गया तो ये बेसिकली इंस्पायर्ड था टर्किश उस फोर्स से, लेकिन स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो एक फोर्स काम करी थी इसने उसको सब्सटीट्यूट किया था। एक बात। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात हो रही है, मतलब हम छोटे इंतजामी यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के बारे में बात की अभी एहसन ज़िया साहब ने उसके बारे में। तो हम इस पूरे के पूरे मामले में एक जो ज़िला है उसमें बल्दियाती इंतखाबात करवा के उसके मेयर या लॉर्ड मेयर को क्यों नहीं वहां पर लेकर आते? वो अपने तमाम तरह इलाके के मसाइल देखिए। देखिए शेख साहब, अगर बल्दियाती इंतखाबात हुए होते रेगुलरली तो शायद ये इंतजामी यूनिट या सूबों की बात ही ना होती। असल में हमारे सियासी लीडरों को पसंद ये है कि लोग मेरे पास मेरे दरवाजे के बाहर आकर बैठे, मेरे बैठक में दफ्तर में आगे बैठे, अपनी गली की नाली बनवाने के लिए, अपनी गली में एक वो जो लाइट लगवानी है स्ट्रीट लाइट, उसके लिए मेरे पास आई। ये तमाम तर उनका तो काम है कानून साजी करना। ये गटरों का काम, ये नालियों का काम, ये सीवरेज का काम, ये लाइटों का काम, ये तो बल्दियाती नुमाइंदों का काम है। और इसमें फंड्स के रहा था वो भी कौन सा खुश है बल्दियाती इलेक्शन। जी बिल्कुल। असल में पार ये है ना कि लोग उनके पास नहीं आएंगे कानून साजी में, नहीं उनको वो तरक्याती मनसूबों से ज्यादा कंसर्न है कि तरक्याती मनसूबों। दूसरा एक ब्यूरोक्रेसी में बारे में बात हो रही थी। मैं सब ये एक दुरुस्त बात है, हमारे जमात इस्लामी के व्हाट्सएप ने वो बड़ी उसमें अहम बात की कि हम सबके बारे में बात करते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात नहीं करते। 2018 में जो कुछ कौमी एहतसाब ब्यूरो में किया गया,
उसके ऊपर सियासी तौर पर तो एतराज़ात किए जा सकते हैं, लेकिन उस सिलसिले में मुल्क की जो सबसे सुप्रीम एहतसाबी इदारा था, कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने जो तमाम तर काम किए, शायद किसी ना किसी हद तक तासुब का इल्ज़ाम तो लगे, लेकिन मेरिट पर बात नहीं की जा सकती। और ये तमाम चीज़ें ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2018 की बात, 8 साल पहले की बात है। एक ब्यूरोक्रेट को पकड़ा गया जो इस वक्त बड़े ताकतवर ओहदे पे हैं, उस वक्त जो है एहतजाज किया गया, उसका पर्चा दर्ज किया गया। फिर उसके बाद एक और ब्यूरोक्रेट को पकड़ा गया। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने कर लिया एक कट। इन्होंने ये कर लिया कि इन्होंने किसी भी समरी के ऊपर साइन नहीं करने। उसका नुकसान ये हुआ कि डेवलपमेंट का और नॉन डेवलपमेंट तमाम तर जो प्रोसेसेस थे वो रुके रह गए। मतलब वो कहते थे हम ये साइन करेंगे तो हमारे ऊपर नैब केस बन जाएगा। इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर, वाज़ेह तौर पर उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब थे चेयरमैन नैब, वो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट तशरीफ लेकर आए थे। तो इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर यकीन दहानी करवाई गई थी, आप काम करिए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा जब तक बड़ा। उसके बाद आप देख लीजिए कितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए। मतलब हम सियासतदानों को देखते हैं, उनके खिलाफ जो है वो केसेस होते हैं, वो अरेस्ट होते हैं, उनका ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल भी होता है, सोशल मीडिया पर भी होता है, तमाम लोगों को देखा जाता है। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कौन कार्रवाई देखे? देखिए, एक ओहदे पर एक बंदा बैठा होता है, वो अरबों रुपए की करप्शन करता है, उसको इल्जाम उसके ऊपर जो भी साबित भी हो जाए तो उसको ओएसडी कर दिया जाता है। 6 माह के बाद जब हमारे लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, लोग उसको भूलते हैं, उसको दूसरे जिले का जाकर डीसी लगा दिया जाता है। लाहौर ही में हम देखते हैं एक बड़े मामले, वो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहे, एक रिंग रोड के मामले में उनका नाम आया, बहुत मशहूर ब्यूरोक्रेट हैं, और इस सिलसिले में एंटी करप्शन जो कोर्ट लाहौर है उसमें जो है वो उसकी पेशियां भी होती रही, तो हम देखते हैं उनको पार्डन मिल गया, उनको माफी मिल गई। तो इनको कौन देखेगा? देखिए, एक आप जितनी बड़ी आपकी सीट होती है, आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को लाजमी तौर पर इस पर जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक करने की जरूरत है कि ब्यूरोक्रेट्स के भी चेक एंड बैलेंस का निजाम रखें, नहीं तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, करप्शन कोई और करेगा तो बदनाम ये सियासतदानी होते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो महकमा भी शेख साहब जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब भी उसको सरगर्म किया जाता है। ये आपकी बात देखिए, जब सियासी जमातों के कायदीन बैठकर एहतसाब के जो महकमे हैं उनके सरबराहान की तैनाती करेंगे, इलेक्शन कमीशन के सरबराह की तैनाती करेंगे, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब का जो हेड है उसको पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से लगाया जाएगा, SCCP का सरबराह हुकूमत लगाएगी, तब तक तो ये मामला मैनेज होते रहेंगे। अगर इनकी तमाम की तैनाती आज़ादाना तरीके से हो तो इनको ये खौफ ना हो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके मुझे हटा सकती है ओहदे से। एहसन ज़िया साहब, आखिर पर क्या कहेंगे? जी बस मैं ये कहूँगा कि आप समझ लें कि जो सिस्टम जो है अपनी इफादियत खो चुका है। आप तार पर गीले कपड़े कितनी देर डालेंगे, आखिर तार टूट जाएगा। यही इंडिकेशन पूरे पाकिस्तान से आ रही है, यही बात बताई जा रही है कि अवाम की जो सर्विस है, अवाम की जो फैसिलिटेशन है वो ख़त्म कर दी गई है। अवाम इस वक्त ना उनके सर पर छत है, ना पेट में रोटी है, ना पाँव में जूती है। फिर ऐसे में जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे लाहौर में आपने कहा, अगर कुछ रहते कुछ प्रोजेक्ट्स हैं कहीं पर, आप उनको भी बंद करते चले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक गुस्सा है, एक नफ़रत है अवाम में, वो पनप रही है। ऐसे जो प्रोजेक्ट जो हैं, जो कि अवामी फलाह के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर सब्सिडी मैं कहता हूँ जितनी दे रहे हैं उससे ज़्यादा भी देनी पड़े तो उसको जारी रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया एहसन ज़िया साहब और अज़रीज़ शेख साहब, खालिद अहमद भट्ट साहब। नाज़रीन, अवामी मनसूबा और उस वक्त पंजाब हुकूमत की जानब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से, उस वक्त उनकी हुकूमत थी पंजाब में, फेडरल में भी हुकूमत थी और बड़े दावे किए गए थे। अच्छा मनसूबा अगर यहाँ पर बना दिया गया और लाखों शहरियों को फ़ायदा, तो फिर कम से कम इसकी मुश्किलात को दूर किया जाए। और क्योंकि इससे उस वक्त कहा गया था, आज भी कहा जाता है कि लाखों लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, अगर बन गया तो अब इसकी मुश्किलात भी ख़त्म होनी चाहिए। नाज़रीन, इजाज़त चाहता है, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।